रहा, टाइटल इन हो गया, कोऑर्डिनेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग लाहौर स्टूडियो से लाइव। पाकिस्तान के बेशतर शहर इस वक्त मफलूज हो चुके हैं। ज़मीनी राब्तों का भी काफ़ी हद तक मसला जो है वो लोगों को दरपेश है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर, लाहौर के कुछ शहर, जीटी रोड तकरीबन सारा मफलूज हो चुका है। जीटी रोड जो कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान में रेलवे ट्रैक है, जो कि पेशावर की ट्रेन को कनेक्ट करता है कराची के साथ भी और लाहौर के साथ भी, वो भी इस वक्त जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि TLP के धरने और एहतजाज और रैलियों को लेके हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और बाहर हो चुके हैं किसी हद तक। अगर हम बात करते हैं इंतज़ामिया की और हुकूमती इक़दामात की, तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों के साथ पिछले कुछ दिनों में मुज़ाकरात की बात की भी गई और ख़ुद हुकूमत भी हमें काफ़ी हद तक कंफ्यूज नजर आई। कभी शेख रशीद साहब ये कहते हुए नजर आए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और बल्कि एक दफ़ा उन्होंने 3 दिन पहले बड़ी जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुज़ाकरात हो गए हैं, मंगल तक ये सारे लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज हम जुमरात का दिन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है और सुबह जुम्मा हो। अभी तक मामलात सेटल डाउन नहीं हुए। जो लोग जहां मौजूद थे धरने और एहतजाज की सूरत में, वो आज भी वहीं पर मौजूद हैं। तकरीबन गुजरावाला के लोगों की तो ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। दोबारा से मुज़ाकरात अभी कुछ देर पहले भी हुए हैं और जो कि अभी तक जारी हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है, इतलात ये हैं कि साद रिजवी जो कि इस वक्त कलदम तहरीक लब्बैक के सरबराह भी हैं, वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। जो हम तक इतलात हैं वो ये है कि 3 मुतालबात रखे गए थे, बुनियादी मुतालबात, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इन मुज़ाकरात को कामयाब समझेंगे और उसके बाद जो अगले मुज़ाकरात हैं उनके लिए हुकूमत को वक्त भी दिया जाएगा। वो ये थे कि साद रिजवी को फ़ौरन रिहा किया जाए, जो मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और कालादम तंजीम का नाम दिया गया, जो टाइटल दिया गया, कालादम करार दिया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, कालादम का टाइटल भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुतालबा उनकी जानिब से रखा गया था वो ये था कि जो कैद पकड़े गए हैं कालादम तहरीक लब्बैक के कारकुनान और उनके रहनुमा, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या ये 3 बड़े मुतालबात मानकर अगले मुज़ाकरात के फेज़ में जाएगी, क्योंकि ये 3 मुतालबात बेसिक बताए जा रहे हैं, जिसके बाद धरना ख़त्म हो जाएगा, एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे और TLP के कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग वापस चले जाएंगे या अपने आप को लाहौर में मौजूद जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है वहाँ महदूद कर लेंगे। लेकिन अभी तक पिक्चर वाज़ेह नहीं हो सकी। वजह क्या है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस मामले को सुलझाने में इतनी ताख़ीर का सामना क्यों कर रही है? क्योंकि जो पहला इनके दरमियान मुआहदा हुआ था, जिस पर कालादम तहरीक लब्बैक ने अपना धरना और मार्च ख़त्म किया था, वो था 16 नवंबर 2020 का मुआहदा। ठीक लगभग तकरीबन 1 साल पहले का ये वाक़या है। फिर फरवरी में उसके बाद एक मुआहदा हुआ, फिर उसमें यह बात की गई कि अप्रैल तक तमाम मामलात जो हैं वो सेटल डाउन कर लिए जाएंगे और जो मुआहदा नवंबर 2020 में हुआ था उनमें तमाम शिकों को मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूर मिस मैनेज हुआ है, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। और यही वजह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो चुकी थी पंजाब के अंदर, और पंजाब की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है 60 दिन के लिए। और इस दौरान पंजाब पुलिस, जो कि बैकबोन समझी जाती है पंजाब की सिक्योरिटी की, वो भी रेंजर्स के अंडर काम करेगी। तो क्या इन तमाम सूरत हाल में वाकई कालादम तहरीक लब्बैक के जो बेसिक मुतालबात हैं उनको मानने के बाद ये जो मुल्क में कशीदा सूरत हाल है ये ख़त्म हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हुकूमत अभी तक नाकाम क्यों है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत के जो वफाकी वज़रा हैं और जो सरबराह है मौजूदा तहरीक पाकिस्तान के और इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं, उनके जब 2017 में धरना हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, तब बयानात क्या थे, तब इनका पॉइंट ऑफ व्यू और मौक़िफ़ क्या था और अब क्या है, ज़रा इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे फौरी तौर पर ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हसन मुर्तज़ा साहब ने। हसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव मेंबर हैं उस्मान सईद बसरा साहब। अगर वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तो उनका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। वार्म वेलकम निहाल हाशमी साहब वक्त देने के लिए। सर, मेरा सवाल डायरेक्टली आपसे है, तहरीक लब्बैक, कालादम तहरीक लब्बैक का मामला क्या वाकई हुकूमत से मिस हैंडल हुआ है और क्यों अभी तक
पंजाब के खास तौर पे जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो सेटल डाउन नहीं हो सके। पूरा जीटी रोड इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, लोगों की जिंदगी जो है वो महाल हो चुकी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब, आपको पता है कि हमारे यहाँ कहावत है और ये सच कहा जाता है कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता है। इसी तरह मोमिनों की हुकूमत भी एक सुराख से बार बार नहीं डसी जाएगी। इन्होंने एक मुआहदा किया, 2 मुआहदा किया, 3 मुआहदा किया और हमारे ये मुआहदों की बड़ी पासदारी की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने है कि उन्होंने जो भी मुआहदा किया गैर मुस्लिमों से, यहूदियों से या बैत रिजवान था, उन सब पे काराबंद रहे। हमारी तारीख़ इस बात से भरी पड़ी है, मगर यहाँ पे आप मुआहदा करते तो उसका तमस्खर उड़ाते थे और आप कहते थे ये हमारे दे आर आवर बॉयज़, ये अपने लोग हैं, इन पे हम गोली नहीं चलाएंगे। आपने कहा ना ये बात, माजी में आपको याद होगा ये बात कही गई, हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते हैं। इसी तरह से मादी में इन्हीं बच्चों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए शेख रशीद साहब भी होते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी होते थे और मौजूदा हुकूमत के सारे कारिंदे और PTI के लोग भी होते थे। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाता था। शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब तरगीब भी देते थे, जला दो, आग लगा दो, इस निज़ाम को उड़ा दो, पार्लियामेंट को जला दो, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लो, रोडें ब्लॉक कर दो। तो जनाब, जो आपने ट्रेनिंग दिया है वही तो हो रहा है। आपने ट्रेनिंग दिया कि पुलिस खबरदार, पुलिस अगर आगे बढ़ी, हमारे कारकुन को गिरफ्तार किया, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दे दूंगा, OIG। तो ये कौन कह रहा था? किसने लोगों को इंस्टिगेट किया? आप देखिए ना, ये आम लोग हैं, इनको किसने इंस्टिगेट किया? किसने कहा हाँ आशिक रसूल का ये? तो जनाब, अगर संजीदगी से आप बैठते और फिर अभी चले इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या साद रिजवी को की गिरफ्तारी इतनी अहम है या ये जो बेगुनाह पुलिस और पब्लिक के लोग मर गए? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल हमारा दीन कहता है और हम दावा करता है हम रियासत मदीना है। तो यहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी मुसलमान पाकिस्तानी थे और जो मुजाहिरीन थे वो भी मुसलमान पाकिस्तानी थे। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम हुकूमत ने पहने हुए दास्ताने। तो इन सारे इनको क्या फिक्र पड़ रही है कि पुलिस भी जा रही है, अवाम भी जा रही है। अगर एक साद रिजवी को रिहा कर देते तो ये मसला हल ना होता, हल हो चुका होता। ये मसला आज दरपेश ना होता, ये होश के ना खुलने। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे तो आप उसको कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बाईपास क्यों कर रहे हैं? तो आपको संजीदगी दिखाना होगा। कल आप गलत थे या आज आप गलत हैं? कल आप सही थे या आज सही हैं? शेख रशीद साहब कहें कि वो कल गलत थे आज गलत हैं, या कल सही थे आज सही है, वो बताएं ना जरा। नहीं निहाल हाशमी साहब, शेख रशीद साहब के आज और कल को किस कॉन्टेक्स्ट में आप आज और कल शेख रशीद साहब का या इस गवर्नमेंट का एलाबोरेट करना चाह रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहे हैं आप? मैं एलाबोरेट ये करना चाहता हूं कि एक मिस स्टेटमेंट दिया, मुनाफत का रोल अदा किया, कौम के साथ झूठ बोला, कौम के साथ दगा किया। इनके ऊपर तो आर्टिकल 63 लगना चाहिए कि ये सादिक और अमीन नहीं है। किसके ऊपर? जो बात आप करते हैं शेख रशीद साहब के ऊपर निकालते हैं, जाती हैसियत में नहीं निकालते आप, वो आप निकालते हैं नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल सही, जाती हैसियत किसी की नहीं होती। बिल्कुल सही। हसन मुर्तजा साहब, अगर आवाज क्लियर है आपको सर, इस वक्त जिस सूबे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पार्टी भी हमेशा मुज़ाकरात की बात करती है सर। बिलावल भुट्टो ने हमेशा जब भी बात हुई है वो सियासी बात है, वो कहीं हुकूमत और अपोजिशन की बात है। आपकी पार्टी मुज़ाकरात की बात करती है। आप जिस सूबे में रहते हैं, जिस सूबे के से आप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, वहां लोगों की जिंदगी मफलूज हो गई है, लोग शहरों तक महदूद होकर रह गए हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर एक्चुअली? हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब को आवाज जा रही है मेरी? यार मुझे आ रही है, बड़ी कट कट के आ रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज बहुत क्लियर है। TLP पे गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उस पे अपना सियासी मौक़िफ़ दे दीजिए, अपना कमेंट दे दीजिए सर। यार हसन साहब को आवाज ठीक करके फिर मुझे कनेक्ट करो। अब उस्मान सईद बसरा साहब, सर ओवर टू यू। आपकी गवर्नमेंट के लोग, जब 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, तब आपके बयानात कुछ और हुआ।
तब आपके लोगों ने तो इलेक्शन ही लड़ा खत्म नबूवत के मुजाहिद का स्लोगन लगा के सर। आज आप उसी तहरीके लब्बैक को कलदम भी करार दे रहे हैं, आज आप उसी से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, आज आप उसी को दहशतगर्द भी कह रहे हैं। तो ये तजाद है क्यों? कल तक आप सियासत कर रहे थे या अब सियासत कर रहे हैं? उस्मान बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान आपका, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि टेलीविज़न के ऊपर बैठी हुई सियासी जमातें हों या हमारे कुछ साहबान इल्म दानिश जो अपने आप को समझते हैं, किस कदर फ़िक्री बदहाली का शिकार हैं, किस कदर फ़िक्री बददियानती में मुलव्वस हैं कि आज जब ये देख रहे हैं कि एक जमात जो कलदम तंजीम है वो मुसल्ला है, वो पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर हमलावर है, वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस की एजेंसी समेत हर एजेंसी के ऊपर हमलावर है, जो 10 के करीब पाकिस्तान पुलिस के नौजवानों को शहीद कर चुकी है, जो पाकिस्तान के लोगों की इमलाक जला रही है, जो एक आयत जो है उसको फरोग दे रही है, और आप उसको रिजेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर हजरात बैठ के और सवाल उठा रहे हैं कि माजी में। मुझे बताइए, इमरान खान की सियासी जमात की स्ट्रगल को आप इस बलवायत से जोड़ सकते हैं? एक कलदम तंजीम सिर्फ महज इसलिए कि इसके अंदर एक लफ्ज यानी कि मार्च जो है वो दोनों में कॉमन है, आप किस तरह फिक्री बददियानती की मुर्तकब हो सकते हैं कि आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, बसरा साहब, पार्टी ने क्या बसरा साहब, आप शायद मेरे सवाल को कंफ्यूज कर गए हैं, या निहाल हाशमी साहब का जो कमेंट है उसको कंफ्यूज कर गए हैं सर। हम निहाल हाशमी साहब का मौक़िफ़ और मेरा सवाल तकरीबन एक जैसा मेरे भाई, कि 2017 में धरना करे तो आप उसके सपोर्टर, 2020 में धरना करे तो वो कालादम, 2021 में बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमात बना देते हैं। मैंने आपका सवाल सुन लिया था, अब आप मेरा जवाब भी सुन लेना। मैं आपने को फ्रांसीसी जबान में तो बोल नहीं रहे, आप उर्दू में बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रही है इतना तो मैं कोई फिक्री बददियानती का शिकार थोड़ी हूं या कोई गूंगा बहरा नहीं हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किस कदर फिक्री बददियानती आप दोबारा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस जब इन्होंने पहले इस कलदम तंजीम में 2017 के अंदर ये मामला किया, आप मुझे बताएं कि को मारूजी हालात मिलते हैं आज इस मुल्क के अंदर। एक सच्चा आशिक़े रसूल जिसने पूरी दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, आज वो वजीर आज़म है। उस वक़्त ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की गई जो बाद में वापस ली गई, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहां जाके हमने उनको सपोर्ट किया? मुझे बताइए, कहां हमने जाके उनको कहा उनको दुरुस्त कहा? वो यहां धरना दिए बैठे रहे, लेकिन हमने सिर्फ उनको ये इस हद तक हम आज भी कह रहे हैं खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की गई थी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में एडमिट किया कि हमने एक लफ्ज तब्दील किया था जिसको उस वक्त के वजीर आजम की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने ठीक करने का कह दिया है। अब आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक कलदम तंजीम जो उस वक्त कलदम नहीं थी, एक कलदम तंजीम जो मेरे 10 के करीब जवानों को शहीद कर चुकी है, एक कलदम तंजीम जो उस वक्त इस तरह की बलवायत में मुलव्वस नहीं थी, आज आप उसको उससे जोड़ रहे हैं। कोई फिक्री बददियानती सी बात सुने, मेरा और निहाल हाशमी साहब का मौक़िफ़ गलत है, चलो मान लेता, सुन लेना बसरा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, सर मैं माफी चाहता हूं कि मैं इनसे कोई गलत सवाल पूछ बैठा हूं। मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट यह है कि 2017 में आप गलत सवाल ही नहीं पूछ बैठे भाईजान। मैं तो अब हसन साहब को के मुर्तकिब हैं आप। अच्छा, मैं ही बददियानती का मुर्तकिब हूं? सवाल ही पूछा ना मेरे भाई। हसन साहब, आज की तहरीके लब्बैक में और 2017 वाली तहरीके लब्बैक में क्या फर्क है सर? मैं कौन सा आपके ऊपर हमलावर हो गया? बसरा साहब, हसन साहब से न्यूट्रल ओपिनियन ले रहा हूं। देखें जी, तो बसरा साहब जो है बड़े काबिल एहतराम है, और मैंने इनको पहले भी कई दफा गुजारिश की है कि बसरा साहब आप गलत चीज को भी डिफेंड करने के चक्कर में अगले की तस्दीक करना शुरू कर देते हैं। अब 2017 में यही तहरीक लब्बैक थी और इसके धरने जो थे वो हलाल थे। आज ये अगर 2021 में होते हैं तो ये हराम कैसे हो सकते हैं जी? हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमूसे रिसालत पर और खत्म नबूवत पर हमारी सबकी जानें कुर्बान है, इनकी भी हैं। हम ये नहीं कहते कि ये कोई रसूल पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत नहीं है, ये हमसे भी ज्यादा शायद करते हो। गुजारिश यहाँ पर यह है कि इनके पास ये अहलियत नहीं है कि ये किसी भी बहरान की सूरत में इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। ये हमेशा हर चीज को बंद गली में लेकर जाते हैं और कंफ्यूज पॉलिसी है इनकी।
एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो कालअदम है, दूसरी तरफ उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। एक तरफ वो जब धरना देते, जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनका क्या अजाला है कि ये खुद से किसी को माफ कर दे, किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को छोड़ दे? इन्हें ये इख्तियार किसने दिया है? वो पुलिस के लोग जो वहां पे शहीद हुए हैं उनका खून माफ करने का इन्हें क्या हक है? एक तरफ ये कहते हैं कि हमने किसी से डायलॉग नहीं करने, और दूसरी तरफ ये ऐसे लेटे हुए हैं कि माफियाज के सामने भी घुटने टेके हुए हैं और टीएलपी के सामने भी लेटे हुए हैं। एक जत्था, हम शुरू से कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ रहा है कि एक जत्था, उसे कोई हक नहीं है कि जाके वो वजीर आजम से इस्तीफा मांगे। वो जत्था चाहे इमरान खान की क़यादत में हो, वो जत्था चाहे साद साहब की क़यादत में हो, वो चाहे कादरी साहब की क़यादत में हो, किसी जत्थे को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करे। लेकिन इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया। इन्होंने उनसे वादा किया, कभी रियासतें भी लिखकर मुआहदे करती हैं कि हम ये 2 महीने में ये काम कर देंगे। हुकूमतें तो हैं वो डायलॉग्स करती हैं, लोगों को कूल डाउन करती हैं, लोगों के मसाइल हल करती हैं। ये पहली हुकूमत देखी है, मुआहदा भी करती है और फिर उससे भाग भी जाती है, और फिर टीवी पे बैठकर इसके वुज़रा धमकियां दे रहे हैं। उनके अगर आप लहजे देखें फवाद चौधरी साहब का और वो शेख रशीद साहब का, अच्छा ठीक है सर, आपका कनेक्शन का फिर प्रॉब्लम हुआ। निहाल हाशमी साहब एक कमेंट जरा कर दीजिएगा सर, अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो कौन सी गलतियां जो इस मामले पे तहरीक इंसाफ कर रही है और आप ना करते और मामले को सेटल डाउन कर लेते, ये मामला तूल ना पकड़ता इन 1.5 सालों में? सर ये मौजूदा हुकूमत गलती के अलावा और कर क्या रही है? हमारी गवर्नमेंट आप देखें 126 दिन तक इनके नाच गाने कॉन्सर्ट सब बर्दाश्त करती रही। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मीडिया चैनल्स पे हमें गाली बक्की जाती रही, वहां पे डी चौक पे खंदकें खोदी जाती रही, चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा जाता रहा है कि आप पाकिस्तान ना आए, आईजी को धमकी दी जा रही थी, चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही थी, पार्लियामेंट को धमकी दी जा रही थी, लोगों को कहा जा रहा था कि जनाब ये बिल जो है ना इसे फाड़ दें, बिजली का बिल ना अदा करें, गैस का बिल अदा ना करें। लोगों को कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को मकरूज कर दें, खल्लाश कर दें, हुंडी से पैसे भेजें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन खत्म कर दें इस मुल्क से। ये एफएटीएफ की तरफ दावत दे रहे थे। उस जमाने में आप देखें उठा करके जो तकरीर होती थी, भले चेयर पे एक आदमी ना बैठा हो, मगर इनको प्रोटेक्ट किया गया था। सुन ले, हमने बड़े दानिशमंदी से, फहम और फरासत से बर्दाश्त किया। हमने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन बुलाया, जिस ज्वाइंट सेशन में पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें थी उनके नुमाइंदे आते रहे, और हम पार्लियामेंट के अंदर हम वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे, और इस बात की ये की जा रही थी कि जनाब ये पाकिस्तानी है, इनको नुकसान ना पहुंचे, मुल्क का इमेज खराब ना हो। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। जो बातें, जो अल्फाज चौधरी फहद अदा कर रहे हैं वो नफरत अंगेज हैं। पाकिस्तान में मुसलमान तो अपनी जगह, आप किसी अक़लियत को भी धमकी नहीं दे सकते, किसी देहाती को, किसी शहरी पे फौकियत नहीं है हमारे आइन के तहत। किसी मसलक को, किसी जबान को, किसी और मसलक पे, किसी और जबान पे, किसी एक सूबे को दूसरे सूबे पे फौकियत नहीं है। मुझे कमेंट लेने दें सर, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। वी आर द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बसरा साहब, निहाल हाशमी साहब की बातों को इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं कि जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए वो मैंने खुद सुने। अक्सर पॉइंट्स तो इमरान खान साहब जब बोल रहे होते थे सामने कंटेनर के सामने हम भी खड़े होते थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी जाती थी, गिरबान से घसीटने की बात की जाती थी। सुन लेना, मैं सवाल तो ले ले मेरे भाई, आप बहुत जल्दी, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। हसन मुर्तजा का सवाल भी, टाइम भी आपको दूंगा आज, सुन लें आप। सर आप आए तो आपको डी चौक तक वेलकम करें चौधरी निसार, आप आए तो आपको फैसिलिटेट किया जाए। लोग मार्च करके धरना देना चाहते हैं, आप उनको पकड़ते हैं सर। कौन जनरल सवाल है, कोई भी धरना दे सकता है, कोई भी एहतजाज कर सकता है सर।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं जिस फिक्री बदयांती की तरफ इशारा कर रहा हूं अदनान, आज तो आपने बिल्कुल उसका माउंट एवरेस्ट ही बन गए हैं। मतलब आपको कोई रत्ती बराबर भी शर्म आ रही है। मैं मेरे पास सर मेरा काम है सवाल पूछना। उस्मान बसरा साहब, आप सुन तो लेना, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा सवाल, मेरा मकसद जवाब देना कि निहाल हाशमी ने जो बातें की हैं, अगर वो इमरान खान ने ना की हो तो माफी निहाल हाशमी ने अदनान हैदर मांगेगा। आप बताएं। नहीं, यू पुट द चैलेंज, यू पुट द चैलेंज कि अदनान हैदर ने गलत बोला है या अदनान हैदर ने निहाल हाशमी को गलत इंडोर्स किया है। नहीं, आप शर्म दिलाने की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रूव। उस्मान सईद बसरा साहब, यू हैव टू प्रूव। होगा कि थोड़ी शर्म करके सुन तो लेना। नहीं, ये शर्म हया तहरीक इंसाफ में होनी चाहिए मेरे भाई, ये तहरीक इंसाफ में होनी चाहिए ना भाई। नहीं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। नहीं सर, आप कहें कि निहाल हाशमी ने गलत बोला है, यू चैलेंज निहाल हाशमी और देन कहें कि अदनान हैदर तुमने गलत इंडोर्स किया है। दिस इज द पॉइंट। अब ये क्या तरीका है? नहीं बसरा साहब, यू नहीं, ये कोई जवाब नहीं है ना कि शर्म हो या क्या होता है। आपको जवाब सुने ना भाई, जब जवाब आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे दूंगा आपको जवाब? आप चिल्लाए जा रहे हैं। हसन भाई, आ रहा हूं आपकी तरफ जी। आपने सवाल कर लिया भाई, मैंने आपने सवाल कर लिया। मैं कह रहा हूं कि फिक्री बदयांती किस इंतहा को आप लोग छू रहे हैं जिसमें आप सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान एक लेजिटमेट स्ट्रगल कर रहे थे। इमरान खान ने पंजाब पुलिस के 10 लोग कत्ल नहीं करवा दिए थे, शहीद नहीं करवाए थे रास्ते में। इमरान खान उस वक्त एक मुल्क में करप्ट तरीन आदमी जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको 4 हल्के खोलने के लिए कह रहे थे, हमारा लेजिटमेट हक था, इन्होंने नहीं खोले। हमने धरना दिया, हमने कत्ल गारत की, हमने आग लगाई, हमने बलवायत की, हमने, आप मुझे बताएं कि पुलिस को शहीद किया। कोई शर्म करे यार बसरा साहब, आपको तहरीक इंसाफ को हमने कालदम तहरीक लब्बैक से कंपेयर नहीं किया मेरे भाई। आप सुन लीजिए, मुझे यह बताएं, जो बातें निहाल हाशमी ने की क्या वो इमरान खान ने की कि नहीं की? ओ भाई, मेरी यस या नो में जवाब दीजिए ना। चिल्लाई जा रहे हैं, ये क्या बात? आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। आपको मैं ये कह रहा हूं कि वो निहाल हाशमी हो, वो आप एंकर साहब आप हो या कोई भी शख्स हो, सिर्फ इसलिए यहां बैठ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आपको और कुछ मिला नहीं। आपको पता है कि आप इस मुआशरे की बुनियादी बुनती के ऊपर कितना बड़ा ज़र्ब लगा रहे हैं। आप लोगों ने तमाशा ये लगा लिया है कि आप एक धरने को जो हमने दिया, लेजिटमेट स्ट्रगल की, उसको कलदम तंजीम के एक कत्लो गारत बलवाइयत से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेम ऑन दिस नैरेटिव, शेम ऑन दिस नैरेटिव, शेम ऑन दिस नैरेटिव। आज इस मुल्क के अंदर एक सच्चा आशिक़े रसूल मौजूद है। आज इस मुल्क के अंदर इस्लाम सर, मेरा सवाल स्टैंड करता है। आज इस मुल्क, और सुन लीजिए, मेरा सवाल स्टैंड करता है कि निहाल हाशमी साहब ने जो बातें की वो गलत है। नहीं कर रहा, या तो कह दीजिए कि निहाल हाशमी साहब गलत क्लेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा इमरान खान साहब ने, ऐसा कुछ नहीं होता था। पॉलिटिकल स्ट्रगल आपके यहाँ बिल नहीं जलाए जाते थे। शेख रशीद साहब बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी के लिए बात की थी, कत्ल गारत तो नहीं की थी, खत्म नबूवत के कानून पे हमला तो नहीं किया था। मुझे बताएं, पुलिस वाले शहीद तो नहीं किए थे। कहां बलवायत आप एक उसको मिला रहे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मेरा मतलब है अदनान साहब, कुछ थोड़ी सी फिक्री बदयांती से बाहर निकलें। आप लोगों को इमरान खान के ऊपर उसके बुग़्ज़, उसके हसद के अंदर आपके दिमाग ही चल गए हैं। कहां इमरान खान की जमात की लेजिटमेट स्ट्रगल और कहां बलवायत, कहां इमरान खान जैसा खत्म नबूवत के साथ मोहब्बत करने वाला सच्चा आशिक़े रसूल। सर, ये सवाल ही नहीं था बसरा साहब, हमारा ये सवाल ही नहीं था मेरे भाई। Absolutely ridiculous, absolutely ridiculous। हसन मुर्तज़ा साहब, ब्रेक पे जाना मुझे सर। हसन भाई, एक कमेंट लेने दो यार। हसन साहब, बदयांती की इंतहा है। हसन मुर्तज़ा साहब, हसन की आवाज दो यार जल्दी से। हसन साहब की आवाज दो, फिर ब्रेक पे जाना। ब्रेक के बाद मुझे भी टाइम दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद देता हूं। हसन मुर्तज़ा साहब, ब्रेक के बाद। चलो ब्रेक ले लो जल्दी से यार। लेबल के पीछे छुपे कोड को ऐप में एंटर करो और जीतो रोजाना 1 लाख। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते थे? एक तो कमेंट कर दीजिए, दूसरा पंजाब में रेंजर्स की तैनाती, क्या मामला सिक्योरिटी के कुछ अगले कुछ दिनों में खतरनाक हो सकते हैं जिस वजह से रेंजर्स को तैनात किया गया? सर, पंजाब में रेंजर्स की तैनाती, पंजाब गवर्नमेंट कहां स्टैंड करती है, ये मेरा सवाल है सर। हसन मुर्तज़ा साहब, हसन साहब आवाज आ रही है आपको सर? यार हसन मुर्तज़ा साहब की आवाज चेक कर लो। अरीशा, हेलो अदनान भाई, मुझे टेलीफोन था और बड़ा परेशान किया हुआ है सर। आपको अरीशा, हसन साहब का फोटो लगा के टेलीफोन कॉल पे लो उनको।
मैं सर आप निहाल हाशमी साहब से रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आता हूं, आप टेलीफोन कॉल पे आए। निहाल हाशमी साहब, सर ये फिक्री बद इल्जाम लग गया सर हम दोनों के ऊपर, मुझे भी आपके साथ कटहरे में खड़ा कर दिया उस्मान सईद बसरा साहब ने। अदनान, फिक्री बदयांती तब होती है जब आप कहते हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप बेरोजगार लोगों को कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप बेघर लोगों को कहते हैं हम घर देंगे। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप कहते हैं कि मैं यू टर्न लूँगा। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप असेंबली को बाईपास कर करके ऑर्डिनेंस पे मामला चलाते हैं। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप कहते हैं कि मैं टीटीपी से तो बात करूँगा। फिक्री बदयांती तब होती है जब वजीर दाखिला कहता है कि वो हमारे भाई हैं टीएलपी वाले और ये इलेक्शन हमने लड़ लें, वो कोई बात नहीं, हमने वो नहीं लगाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजी है। ये होती है फिक्री बदयांती। फिक्री बदयांती तब होती है जब कौम से झूठ बोला जाता है। फिक्री बदयांती तब होती है जब आपके कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने दवाई महंगी की हो, आटा महंगी की हो, पेट्रोल महंगा किया हो, चीनी महंगा हो, स्कैम में इन्वॉल्व हो, ज़मीने को खेल में इन्वॉल्व हो, बहुत सारी, इसको कहते हैं फिक्री बदयांती। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप सूबों को उसके जायज़ हुकूक नहीं देते हैं। आप सिंध में आते हैं, वादा करते हैं और उसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं, वादा करके जाते हैं और फिर पलट के नहीं आते। फिक्री बदयांती वो होती, फिक्री बदयांती होती है जब ये कहा जाता है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं अपने दोस्तों को नहीं रखूँगा, और अपने दोस्तों को, अपने एटीएम कार्ड्स को अपने साथ रखते हैं। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप कहते हैं कि ये काम नहीं करूँगा मैं और वो काम कर गुजरते हैं, इसको कहते हैं फिक्री बदयांती। जब आप कहते हैं आप साइकिल पे जाएंगे और हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, ये होती है फिक्री बदयांती। फिक्री बदयांती तब होती है जब आप कहते हैं मैं गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, मगर अपने घर को आप जाली तरीके से रेगुलराइज कराने की कोशिश करते हैं, ये होती है फिक्री बदयांती। फिक्री बदयांती ये होती है कि मरियम नवाज का हेल्थ कार्ड को आप अपने नाम से लगाएं। फिक्री बदयांती तब होती है जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप एहसास प्रोग्राम का नाम दे, इसको कहते हैं फिक्री बदयांती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिक्री बदयांती तो इनके ऊपर ख़त्म हो गई है। पूरी दुनिया की इनसे ट्रेनिंग लेना चाहती है कि फिक्री बदयांती कैसे की जाती है, आप हमें सिखाएं। जितने दुनिया में बदयानत मैं आता हूं इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, अब आपको मेरी आवाज क्लियर है सर? आ रही है जी सर। आप रिस्पांस करना चाह रहे थे, बसरा साहब जब बात करते हैं तो वो रिस्पांस कर दीजिए। दूसरा, पंजाब में रेंजर्स तैनात की है ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर रहे। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या रही टीएलपी के सारे चैप्टर के दौरान? सर देखिए जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जैसे बसरा साहब कह रहे थे ना कि आप कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी धरने को कंपेयर नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि वो धरना खा किसी की क़यादत में हो, धरना मुनासिब नहीं है। ये किस तरह है कि कुछ जत्था उठे और वो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर दे। ये कतन पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती। हमने उस वक्त भी कहा था गलत है, हम आज भी कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन हुकूमत को गलत वादे करना, टाइम पास करना, ये हुकूमतों के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आज इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुआहदा मेरे नोटिस में नहीं था, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी फिक्री बदयांती है कि पीएम को पता ही ना हो और उनके वुज़रा और उनके ऑफिशियल्स जो है वो एक मुआहदा करके आ जाए और आज उस मुआहदे से उन्हें मुकरना पड़े। मेरा तो सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि जब खान साहब कहते थे कि हम पुलिस को केपीके की तर्ज पर इतना डीपोलिटिसाइज कर देंगे कि वो एक प्रोफेशनल पुलिस होगी, और आज 3 साल, 3.25 साल के बाद भी वो प्रोफेशनल पुलिस नहीं बन सकी। ये नाकाम रहे हैं, इसकी वजह से इन्हें रेंजर्स बुलानी पड़ रही है। आज पाकिस्तान के लोग जो है वो सवाल करते हैं कि आपने जितने वादे किए थे, क्या उनमें से कोई वादा आप पूरा कर सके हैं? आज भी इनकी रविश देख लें कि ये बजाय इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाकर इसको पार्लियामेंट की सतह पर हल करें,
पूरी कौम से कंसेंसस करें, हसन उनको साहब। एक पेज पर लाएं। हसन साहब, आज भी वो बात मानने को तैयार नहीं है, आज भी दलीलें दे रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब, यू आर मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं कि तहरीके लब्बैक, कालदम तहरीके लब्बैक का ये धरना मार्च लाहौर से और शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ, तो वेयर इज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब? कोई उनका रोल नहीं था जी। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिसको ये कालदम कह रहे हैं वो कालदम तंजीम नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है। इन्होंने उन्हें कालदम किया लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। ये आज इनके वफाकी वजीर शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कालदम उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने करना था और हम उनकी तरफ नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं गए? अगर ये कालदम उन्हें कर रहे थे और ये समझते हैं कि वो एक जत्था है, वो बलवा कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? इसी तरह ये कहते थे हम IMF नहीं जाएंगे। जब IMF लेट गए तो हमें सख्त शराइत पर उनके वो कर्ज लेने पड़े, उस वक्त भी कौम का नुकसान हुआ। आज ये उनको कालदम नहीं करवा सके, फिर भी बसरा कौम साहब, का बसरा नुकसान साहब, हुआ। 2 पॉइंट्स है सर। भुगतती कौम है और गलती इनकी होती है। बसरा साहब, तो इस पर मैं चाहता हूं इसी जोश और जज्बे से, जिस तरह आपने निहाल हाशमी साहब और मुझे बददयानत बोल दिया, फिक्री बददयानत बोल दिया हम दोनों को, इसी जोश और जज्बे से जरा ये भी बताइएगा कि जो मुआहदा 16 नवंबर 2020 को किया था, वो मुआहदा आपकी गवर्नमेंट के वफाकी वज़रा ने किया, तो क्यों किया जब पूरा नहीं कर सकते थे? दूसरा मुझे यह भी बता दीजिएगा कि अगर ये वाकई कालादम हैं और इनसे मुज़ाकरात फिर नहीं होने चाहिए, तो वहां TTP के साथ आप मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, कौम को बताइए मेरे भाई उस्मान बसरा कि आप इनसे मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे? आपने पूरी कौम कंफ्यूज कर दी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि मेरे प्यारे दोस्त निहाल हाशमी ने एक तोते की तरह की एक तकरीर यहाँ पे कर दी है। मैं एक लाइन में बताता हूँ फिक्री बदयांती क्या होती है। ये तो पूरा इन्होंने एक गर्दान रटी हुई ना, प्रोग्राम पढ़ना शुरू करते हैं, सवाल कोई करो तो जवाब कोई। फिक्री बदयांती हाशमी साहब ये होती है कि जब कराची में खड़े होकर कहें कि हम जजेस जो हैं उनके बच्चों को उठा लेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट में आपको बुलाया जाए, मैं वहां मौजूद था, आपकी टांगें कांपें, आपके माथे पे पसीना आए और आप अपनी बात को कहे हुए को थूके हुए को चाट लें और माफी मांगे। ये है फिक्री बदयांती। क्यों नहीं होना? क्या पर्सनल है जी? मेरे केस में क्या पर्सनल है? अगर तो नहीं सुन लेना सर जी, अगर तो निहाल हाशमी ने जजेस को गालियां देने के बाद वहां गैर मशरूत माफी ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है हमारे सवाल का। बसरा साहब, ये कोई बात नहीं कि सवाल कुछ पूछा, उन्होंने आप जवाब कुछ और दें। लंबी, अच्छा ओ भाईजान मेरी बात सुनना, इतनी लंबी उन्होंने तकरीर झाड़ी बिला वजह की, फजूल किस्म की, वहां तो आपने टोका नहीं है। मेरी बात के ऊपर आपको मैं 10 दफा कह चुका हूं कि इसलिए आप मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन कर लें भाईजान, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, मुझे आप टोक देते हैं। मैं क्यों रिस्पॉन्ड ना करूं जब उन्होंने एक बिला वजह की तकरीर झाड़ दी और रदीफ और काफी मिलाते रहे। फिक्री बदयांती तब थी जब मैंने निहाल हाशमी को अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, ये टांकें कांप रही थी और ये माफिया मांग रहे थे, वहां कायम रहते ताकि हमें पता चलता फिक्री बदयानत ये नहीं है। अब इससे अगली बात ये देखिए अदनान, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम सब पाकिस्तान के लोग हैं, हम ये कह रहे हैं हमें फैसला करना है सियासी जमात की हैसियत से भी और एक एंकर की हैसियत से भी कि क्या जो आज जो TLP कर रही है क्या वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। अगर वो दुरुस्त है तो उसकी सिबत पे खड़े हो जाएं, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उसे कंडेम करें। हमें ये आधा तीतर आधा बटेर बन के ना दिखाएं, बिल्कुल ग्रे एरिया से निकलें, या तो कहें डट के कि वो गलत हैं जैसे हम कह रहे हैं वो गलत हैं, जैसे कौन कह रहे हैं वो गलत हैं, या आप कहें सुन कर जवाब आप देंगे बसरा साहब, स्पीक ना होना जी। मेरे सवाल का जवाब अगर वो गलत नहीं है, वो गलत है, कौन कह रहा है वो गलत नहीं है? भाई गन पॉइंट पे और मेरी बात तो सुन लेना जी, मेरी बात तो सुन लेना। हाँ। मेरी बात सुने, मैं आपसे बड़े दर्दमंदी से अपील कर रहा हूं अदनान भाई, मसला ये है, ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल की बात है। ये तो बेचारे अपनी एक छोटी पिद्दी सियासत से निकल नहीं रहे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है पाकिस्तान के लोगों की, जो मैं अपना मुकदमा रख रहा हूं, अगर तो ये बलवायत आप सही समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि दीन के लिबादे में छुप के इस्लाम की ओढ़नी ओढ़ के आप कत्ल गारत को जायज समझते हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को की शहादतों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप उधर खड़े हो जाएं। अगर नहीं तो डट के हमें कहना चाहिए कि ये गलत है, इस्लाम का ये तशख्खुस नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, इस पर डट के खड़े होना चाहिए। ये मेरी सिंपल सी आप दरख्वास्त है कि इसको पोलिटिसाइज ना करें कि 2017 में क्या हुआ था जी, 18 में क्या हुआ था। सर सवाल का जवाब दे दो, टाइम खत्म हो रहा है बसरा साहब। आप इस
ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ है अब आपके सवाल का जवाब ये है मेरे प्यारे भाई ये और एजुकेट करेंगे भाई बस करो कोशिश की जितनी आपने एजुकेट किया अल्लाह रहम करे इस कौम के बच्चे बर्बाद कर दिए आपने सोशल मीडिया में आकर के अब आप और एजुकेट माफिया मांगने पे उतर रहे हैं अजीब आप देखिए मसला ये है आप और एजुकेट करें बताएं आप इस मुल्क के बच्चों को बर्बाद कर दिया सोशल मीडिया में और बात सुनो भाई उस्मान बड़ी बातें कर ली मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगी एहसन भूल का मैंने मांगी थी और मैंने जजों को भी कभी मैंने जजों को कभी बुरा भला नहीं कहा अगर नवाज कोर्ट का नाम लिया ना जजों का नाम लिया मैंने साजिशियों का नाम लिया था वो साजिशी जो भी था ना उससे कभी माफी मांगी थी ना मांगूंगा टीएलपी और भाई झूठ ना बोला करो और आप एजुकेट करेंगे क्या आपकी पूरी पार्टी जाहिलों की पार्टी है बताइए सही पूरी पार्टी जो है वो ड्रम बजाओ जाके नाच गाने करो आप सियासत नहीं है भाई आप जाएं कौम के बच्चों का बेड़ा बसरा साहब आग लगाने के साथ निहाल साहब बलवायत के साथ खड़े हैं हमला करने के साथ खड़े हैं रियासत को मफलूज करने के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ये फैसला करिए लोगों को बता के जाइए आज आप किसकी तरफ खड़े हैं जब आप तू हशर में किससे वफाओं का सिला मांगेगा आपको याद तू हशर में किससे वफाओं का सिला मांगेगा पे हमला कर रहे थे तब आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया जब आप पार्लियामेंट के जलाने की बात कर रहे हैं तब आपको ख्याल नहीं आया एक मुसद्दका चोर के खिलाफ धरना देने निकले थे जिसको बाद में अरे चोर तो साबित हो गया इमरान खान साहब की जो घर था दोनों की कोई नहीं सुनेगा शोर इतना डाल दिया बसरा साहब निहाल साहब मेरे पास कोई प्लॉट करेंगे बसरा साहब निहाल साहब की सुन ले वो लिंक पे बैठे हैं आप स्टूडियो में निहाल साहब आपने 2 प्लॉट वो 50 करोड़ पे आप निहाल साहब को ऑडियो दो एक मुसद्दका निहाल साहब को ऑडियो दो जल्दी से 20 सेकंड जल्दी आपने से प्लॉट भी लिया था और 50 करोड़ रुपया भी लिया था नवाज शरीफ से अपने हॉस्पिटल को बनाने के लिए बसरा साहब को आवाज दो 20 सेकंड जल्दी से बसरा साहब को बसरा साहब के खिलाफ निकले थे वो नवाज शरीफ जिसने खत्म नबूवत के तरमीम में नापाक जसारत की हम उसके खिलाफ निकले थे प्लॉट लिए थे आपने नवाज शरीफ से ओ भाईजान आपने खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की लोग आपके खिलाफ सर टाइम खत्म हो गया बसरा साहब एंड निहाल हाशिम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए नाजरीन कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज।